अन्ना करेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय। अन्ना करेनिना रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय का एक उपन्यास है जो पहली बार 1878 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था। टॉल्स्टॉय ने इसे अपना पहला सच्चा उपन्यास कहा था। इसे शुरू में 1875 से 1869 तक धारावाहिक किश्तों में जारी किया गया था, लेकिन अंतिम भाग को छोड़कर सभी दो रशियन मैसेंजर पत्रिका में छपे थे। जब तक वह अंतिम किश्तों को खत्म कर रहे थे, तब तक टॉल्स्टॉय मन की पीड़ा की स्थिति में थे और इससे नफरत करने लगे थे। उन्होंने इसे अनिच्छा से समाप्त कर दिया। उपन्यास विश्वासघात, विश्वास, परिवार, विवाह, शाही रूसी समाज, इच्छा और ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच अंतर के विषयों से संबंधित है। कहानी अन्ना और घुड़सवार सेना के अधिकारी काउंट एलेक्सी किरिलोविच व्रोंस्की के बीच विवाहेतर संबंध पर केंद्रित है, जो सेंट पीटर्सबर्ग के सामाजिक हलकों को बदनाम करता है और युवा प्रेमियों को खुशी की तलाश में इटली भागने के लिए मजबूर करता है। लेकिन रूस लौटने के बाद उनके जीवन में और भी उलझनें पैदा होती हैं। पूरे उपन्यास में रेलगाड़ियां एक मूल भाव हैं, जिसमें कई प्रमुख कथानक बिंदु या तो यात्री ट्रेनों में या सेंट पीटर्सबर्ग या रूस के अन्य स्थानों पर स्टेशनों पर घटित होते हैं। कहानी रूस के सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा शुरू किए गए उदारवादी सुधारों और उसके बाद हुए तेज सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में घटित होती है। उपन्यास को थिएटर, ओपेरा, फिल्म, टेलीविजन, बैले, फिगर स्केटिंग और रेडियो ड्रामा सहित विभिन्न मीडिया में रूपांतरित किया गया है। कथानक परिचय अन्ना करेनिना में अन्ना करेनिना एक विवाहित सोशलाइट और समृद्ध काउंट व्रोंस्की के साथ उसके संबंध की कहानी से कहीं अधिक शामिल है, हालांकि उनका रिश्ता कथानक का एक बहुत मजबूत घटक है। 5. कहानी तब शुरू होती है जब वह अपने भाई के परिवार के बीच पहुंचती है, जो उसकी बेलगाम महिलावाद से टूट रहा है, कुछ ऐसा जो उसकी अपनी बात की स्थिति को दर्शाता है। अविवाहित व्रोंस्की अन्ना से शादी करने के लिए उत्सुक है, बशर्ते वह अपने पति करेनिन, जो एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी है, को छोड़ने के लिए सहमत हो जाए। हालांकि व्रोंस्की और अन्ना इटली जाते हैं, जहां वे अन्ना के पहले विवाह से हुए बच्चे को छोड़कर साथ रह सकते हैं, लेकिन उन्हें दोस्त बनाने में परेशानी होती है। जब वे रूस लौटते हैं तो अन्ना को रिश्ते के कारण तिरस्कार और अलगाव का सामना करना पड़ता है, जबकि व्रोंस्की अपने सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाता है। अन्ना उसकी कथित बेवफाई के बारे में अधिक से अधिक अधिकारपूर्ण और पागल हो जाती है। उपन्यास में एक समानांतर कहानी है कॉन्स्टेंटिन लेविन की, जो एक धनी देश का जमींदार है और वह किट्टी से शादी करना चाहता है, जो डॉली की बहन और अन्ना के भाई स्टीफन ओब्लोंस्की की साली है। किट्टी के स्वीकार करने से पहले लेविन को 2 बार प्रस्ताव करना पड़ता है। उपन्यास में लेविन की अपनी संपत्ति के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों, उसके अंतिम विवाह और ईसाई धर्म को स्वीकार करने के उसके संघर्ष, उसके पहले बच्चे के जन्म तक का विवरण है। उपन्यास अपने लगभग 1000 पन्नों में विविध विषयों की खोज करता है। इनमें से कुछ विषयों में उस समय रूस में मौजूद भूमि और कृषि प्रणाली का मूल्यांकन शामिल है, साथ ही राजनीति, न केवल रूसी सरकार में बल्कि व्यक्तिगत पात्रों और परिवारों, धर्म, नैतिकता, लिंग और सामाजिक वर्ग के स्तर पर भी। सारांश उपन्यास 8 भागों और 229 अध्यायों में विभाजित है। इसका उपशीर्षक है बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। रोमियो 12:19 से लिया गया है, जो बदले में व्यवस्था विवरण 32-25 से उद्धृत है। उपन्यास की शुरुआत इसकी सबसे अधिक उद्धृत पंक्तियों में से एक से होती है। भाग पहला टॉल्स्टॉय के उपन्यास पर एमजीएम के 1935 के प्रभावशाली प्रोडक्शन अन्ना करेनिना के प्रचार में ग्रेटा गार्बो। 6. प्रिंस स्टीफन अर्कादेविच ओब्लोंस्की स्टिवा, एक मास्को अभिजात और सिविल सेवक, अपनी पत्नी राजकुमारी डारिया अलेक्जेंड्रोवना डॉली के प्रति बेवफा रहा है। डॉली को परिवार की गवर्नेंस के साथ उसके संबंध का पता चल गया है और घर और परिवार में उथल पुथल मच गई है। स्टीवा घरवालों को बताता है कि उसकी शादीशुदा बहन अन्ना अर्कादेवना करेनिना स्थिति को शांत करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग से मिलने आ रही है। इस बीच स्टीवा का बचपन का दोस्त कॉन्स्टेंटिन दिमित्रिच लेविन कोस्तिया, डॉली की सबसे छोटी बहन राजकुमारी कतेरिना अलेक्जेंड्रोवना शचरबत्स्काया
किट्टी को प्रपोज करने के उद्देश्य से मॉस्को आता है। कोस्त्या एक भावुक, बेचैन लेकिन शर्मीला कुलीन जमींदार है जो अपने मॉस्को के दोस्तों के विपरीत अपनी बड़ी संपत्ति पर देश में रहना पसंद करता है। उसे पता चलता है कि किट्टी का पीछा सेना के घुड़सवार अधिकारी काउंट एलेक्सी किरिलोविच व्रोंस्की भी कर रहा है। अपनी बहन अन्ना से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते समय स्टीवा की मुलाकात व्रोंस्की से होती है, जो अपनी मां काउंटेस व्रोंस्काया से मिलने वहां आया हुआ है। अन्ना और व्रोंस्काया ने एक ही डिब्बे में यात्रा की और साथ में बातचीत की। जब परिवार के सदस्य फिर से मिलते हैं और व्रोंस्की पहली बार अन्ना को देखता है तो एक रेलवे कर्मचारी गलती से चलती ट्रेन के डिब्बे के सामने गिर जाता है और मारा जाता है। अन्ना इसे बुरा शगुन मानती है। ओब्लॉन्स्की के घर पर अन्ना खुलकर और भावनात्मक रूप से डॉली से स्टीवा के अफेयर के बारे में बात करती है और उसे यकीन दिलाती है कि बेवफाई के बावजूद स्टीवा अभी भी उससे प्यार करता है। डॉली अन्ना के भाषणों से प्रभावित होती है और स्टीवा को माफ करने का फैसला करती है। किट्टी, जो डॉली और अन्ना से मिलने आती है, सिर्फ 18 साल की है। नवोदित के रूप में अपने पहले सीजन में उसे अपने ही सामाजिक स्तर के व्यक्ति के साथ एक बेहतरीन जोड़ी बनाने की उम्मीद है। व्रोंस्की उस पर काफी ध्यान दे रहा है और उसे उस शाम एक बॉल में उसके साथ नृत्य करने की उम्मीद है। किट्टी अन्ना की सुंदरता और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होती है और व्रोंस्की की तरह ही उस पर भी मोहित हो जाती है। जब कोस्त्या किट्टी के घर पर उसे प्रपोज करता है तो वह उसे अनाड़ीपन से ठुकरा देती है, क्योंकि वह व्रोंस्की से प्यार करती है और मानती है कि वह उसे प्रपोज करेगा। उसे ऐसा करने के लिए उसकी मां राजकुमारी शेरबात्स्काया ने प्रोत्साहित किया, जो मानती है कि व्रोंस्की एक बेहतर जोड़ी होगी, किट्टी के पिता के विपरीत जो कोस्त्या का पक्ष लेते हैं। किट्टी को उम्मीद है कि वह व्रोंस्की से कुछ निर्णायक बात सुनेगी, लेकिन वह अन्ना के साथ नाचता है और हैरान और दुखी किट्टी की जगह अन्ना को अपना साथी चुनता है। किट्टी को पता चलता है कि व्रोंस्की अन्ना से प्यार करने लगा है और उसके खुलेआम छेड़खानी के बावजूद उसका उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। व्रोंस्की ने किट्टी के साथ अपनी बातचीत को केवल मनोरंजन के स्रोत के रूप में माना है और मानता है कि किट्टी ने भी उन्हीं कारणों से ऐसा किया है। व्रोंस्की के प्रति अपनी भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया से हिली हुई अन्ना तुरंत सेंट पीटर्सबर्ग लौट जाती है। व्रोंस्की उसी ट्रेन से यात्रा करता है। रात भर की यात्रा के दौरान दोनों मिलते हैं और व्रोंस्की अपने प्यार का इज़हार करता है। अन्ना उसे मना कर देती है, हालांकि वह उसके ध्यान से प्रभावित होती है। किट्टी के इनकार से दुखी कोस्त्या अपनी संपत्ति पर लौट जाता है और शादी की कोई उम्मीद नहीं छोड़ता। अन्ना अपने पति काउंट एलेक्सी अलेक्जेंड्रोविच करेनिन, जो एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी है, और अपने बेटे सेरियोजा के पास सेंट पीटर्सबर्ग लौट जाती है। भाग 2 शेरबात्स्की परिवार किट्टी के स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों से सलाह लेता है, जो व्रोंस्की के अस्वीकार किए जाने के बाद से ही खराब हो रहा है। एक विशेषज्ञ सलाह देता है कि किट्टी को ठीक होने के लिए विदेश में एक स्वास्थ्य स्पा में जाना चाहिए। डॉली किट्टी से बात करती है और समझती है कि वह व्रोंस्की और कोस्त्या की वजह से पीड़ित है, जिनकी वह परवाह करती है और जिन्हें उसने व्यर्थ में चोट पहुंचाई है। व्रोंस्की द्वारा अपमानित और कोस्त्या को अस्वीकार किए जाने से पीड़ित किट्टी स्टीवा की बेवफाई का जिक्र करके अपनी बहन को परेशान करती है। कहती है कि वह कभी भी उस आदमी से प्यार नहीं कर सकती जिसने उसे धोखा दिया। इस बीच स्टीवा पास के एक भूखंड को बेचते समय कोस्त्या से मिलने उसके देश के एस्टेट में जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग में अन्ना राजकुमारी एलिजावेटा बेट्सी के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर देती है, जो एक फैशनेबल सोशलाइट और व्रोंस्की की चचेरी बहन है। व्रोंस्की अन्ना का पीछा करना जारी रखता है, हालांकि वह शुरू में उसे अस्वीकार करने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः वह उसके ध्यान में आ जाती है और एक संबंध शुरू कर देती है। इस बीच करेनिन अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से व्रोंस्की पर बहुत अधिक ध्यान देने की अनुचितता की याद दिलाता है, जो गपशप का विषय बन रहा है। वह जोड़े की सार्वजनिक छवि के बारे में चिंतित है, हालांकि वह गलती से मानता है कि अन्ना संदेह से परे है। व्रोंस्की, एक उत्साही घुड़सवार, एक स्टीपल चेज प्रतियोगिता में भाग लेता है, जिसके दौरान वह अपनी घोड़ी फरूफ्रू पर बहुत जोर से सवारी करता है। उसकी गैर जिम्मेदारी के कारण वह गिर जाता है और घोड़े की पीठ टूट जाती है। दुर्घटना के दौरान अन्ना अपनी परेशानी को छिपाने में असमर्थ है। इससे पहले
अन्ना ने व्रोंस्की को बताया था कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। करेनिन भी दौड़ में मौजूद है और अन्ना से कहती है कि उसका व्यवहार अनुचित है। अत्यधिक व्यथित और भावुक अवस्था में अन्ना अपने पति के सामने अपने प्रेम संबंध को स्वीकार करती है। करेनिन उसे आगे की गपशप से बचने के लिए इसे तोड़ने के लिए कहती है, यह विश्वास करते हुए कि उनकी शादी सुरक्षित रहेगी। किट्टी और उसकी मां किट्टी को उसके खराब स्वास्थ्य से उबरने में मदद करने के लिए एक जर्मन स्पा की यात्रा करती हैं। वहां वे व्हीलचेयर का उपयोग करने वाली पिएटिस्ट मैडम स्टाहेल से मिलते हैं, जिनके साथ उनकी दत्तक बेटी दयालु और गुणी वरेनका भी होती है। वरेनका से प्रभावित होकर किट्टी बेहद धार्मिक और दूसरों के लिए चिंतित हो जाती है, लेकिन जब उसके पिता उनके साथ जुड़ते हैं तो वह उनसे यह जानकर निराश हो जाती है कि मैडम स्टाहेल अपनी बीमारी का नाटक कर रही हैं। फिर वह मॉस्को लौट जाती है। भाग 3 एक युवा महिला का चित्र या तथाकथित अन्ना करेनिना। अलेक्सई मिखाइलोविच कोलेसोव द्वारा 1885 वारसो में राष्ट्रीय संग्रहालय कोस्त्या अपनी संपत्ति पर काम करना जारी रखता है, जो उसके आध्यात्मिक विचारों और संघर्षों से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। वह झूठ के विचार से जूझता है, सोचता है कि उसे खुद को इससे कैसे मुक्त करना चाहिए, और दूसरों में जो झूठ है उसकी आलोचना करता है। वह कृषि से संबंधित विचार विकसित करता है और कृषि मजदूर और उसकी मूल भूमि और संस्कृति के बीच अद्वितीय संबंध विकसित करता है। वह ये मानने लगता है कि यूरोप के कृषि सुधार रूस में काम नहीं करेंगे, क्योंकि रूसी किसान की संस्कृति और व्यक्तित्व अद्वितीय है। जब कोस्त्या डॉली से मिलने जाता है तो वह यह समझने की कोशिश करती है कि उसके और किट्टी के बीच क्या हुआ था और किट्टी के व्यवहार को समझाने की कोशिश करती है। किट्टी के बारे में डॉली की बातों से कोस्त्या बहुत परेशान हो जाता है और वह डॉली से दूर होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि डॉली अपने बच्चों के प्रति प्यार भरा व्यवहार झूठा है। कोस्त्या किट्टी को भूलने का संकल्प लेता है और एक किसान महिला से शादी करने की संभावना पर विचार करता है। हालांकि किट्टी को उसकी गाड़ी में देखकर कोस्त्या को एहसास होता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है। इस बीच सेंट पीटर्सबर्ग में करेनिन अन्ना से अलग होने से इनकार कर देती है और जोर देकर कहती है कि उनका रिश्ता जारी रहेगा। वह धमकी देता है कि अगर वह व्रोंस्की के साथ अपने रिश्ते में बनी रही तो वह सेरियोजा को छीन लेगा। भाग 4 जब अन्ना और व्रोंस्की एक दूसरे से मिलते रहते हैं तो करेनिन तलाक लेने के बारे में एक वकील से सलाह लेती है। उस समय के दौरान रूस में तलाक केवल किसी संबंध में निर्दोष पक्ष द्वारा ही मांगा जा सकता था और इसके लिए या तो दोषी पक्ष को कबूल करना होता था या फिर दोषी पक्ष को व्यभिचार करते हुए पाया जाना होता था। करेनिन अन्ना को व्रोंस्की के कुछ प्रेम पत्र सौंपने के लिए मजबूर करती है, जिसे वकील संबंध के सबूत के तौर पर अपर्याप्त मानता है। स्टीवा और डॉली करेनिन के तलाक के प्रयास के खिलाफ बहस करते हैं। करेनिन ये सुनने के बाद अपनी योजना बदल देता है कि अन्ना अपनी बेटी एनी के मुश्किल जन्म के बाद मौत के खतरे में है। करेनिन अपने बिस्तर के पास व्रोंस्की को माफ कर देता है। हालांकि करेनिन की दयालुता से शर्मिंदा व्रोंस्की खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का असफल प्रयास करता है। जैसे ही अन्ना ठीक होती है, उसे पता चलता है कि वह करेनिन की माफी और एनी के प्रति उसके लगाव के बावजूद उसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब वह सुनती है कि व्रोंस्की ताशकंद में एक सैन्य पद पर जाने वाला है तो वह हताश हो जाती है। अन्ना और व्रोंस्की फिर से मिलते हैं और इटली भाग जाते हैं। पीछे सेरियोजा और करेनिन के तलाक के प्रस्ताव को छोड़ देते हैं। इस बीच स्टीवा कोस्त्या के साथ मैचमेकर की भूमिका निभाता है। वह उसके और किट्टी के बीच मुलाकात की व्यवस्था करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें मेल मिलाप और सगाई हो जाती है। भाग 5 कोस्त्या और किट्टी शादी कर लेते हैं और अपने देश की संपत्ति पर अपना नया जीवन शुरू करते हैं। हालांकि यह जोड़ा खुश है, लेकिन शादी के पहले 3 महीने उन्हें कड़वे और तनावपूर्ण लगते हैं। कोस्त्या इस बात से असंतुष्ट महसूस करता है कि किट्टी उसके साथ कितना समय बिताना चाहती है और वह इस बात पर विचार करता है कि वह कुंवारे के रूप में जितना उत्पादक था उतना नहीं कर पा रहा है। जब शादी में सुधार होने लगता है तो कोस्त्या को पता चलता है कि उसका भाई निकोलाई क्षय रोग से मर रहा है। किट्टी निकोलाई को देखने के लिए कोस्त्या के साथ जाने की पेशकश करती है और निकोलाई की देखभाल करने में खुद को एक बड़ी मदद साबित करती है।
अपनी पत्नी को असीम रूप से अधिक सक्षम तरीके से स्थिति को संभालते हुए देखकर कोस्त्या का किट्टी के लिए प्यार बढ़ता है। किट्टी को अंततः पता चलता है कि वह गर्भवती है। इटली में व्रोंस्की और अन्ना ऐसे दोस्त खोजने के लिए संघर्ष करते हैं जो उन्हें स्वीकार करेंगे। जबकि अन्ना आखिरकार व्रोंस्की के साथ अकेले होने से खुश है, वह घुटन महसूस करता है। वे अपने ही वर्ग के रूसियों के साथ मेलजोल नहीं कर सकते और खुद को खुश करना मुश्किल पाते हैं। व्रोंस्की, जो मानता था कि अन्ना के साथ रहना उसकी खुशी की कुंजी है, खुद को तेजी से ऊब और असंतुष्ट पाता है। वह पेंटिंग करना शुरू कर देता है और एक प्रतिभाशाली रूसी कलाकार को संरक्षण देने का प्रयास करता है। हालांकि व्रोंस्की यह नहीं देख पाता है कि उसकी अपनी कला में प्रतिभा और जुनून की कमी है और कला के बारे में उसकी बातचीत बेहद दिखावटी है। बढ़ती बेचैनी के साथ अन्ना और व्रोंस्की रूस लौटने का फैसला करते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में अन्ना और व्रोंस्की सबसे अच्छे होटलों में से एक में ठहरते हैं, लेकिन अलग अलग स्वीट लेते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि जबकि व्रोंस्की अभी भी रूसी समाज में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम है, अन्ना को इससे रोक दिया गया है। यहां तक कि उसकी पुरानी दोस्त राजकुमारी बेट्सी, जिसके खुद भी संबंध रहे हैं, उसकी संगति से बचती है। अन्ना को चिंता होने लगती है कि व्रोंस्की अब उससे प्यार नहीं करता। इस बीच करेनिन को काउंटेस लिडिया इवानोवना द्वारा सांत्वना दी जाती है, जो उच्च वर्गों के बीच प्रचलित धार्मिक और रहस्यवादी विचारों की उत्साही है। वह उसे सलाह देती है कि वह सेरियोजा को अन्ना से दूर रखे और उसे बताए कि उसकी मां मर चुकी है। हालांकि सेरियोजा यह मानने से इनकार करता है कि यह सच है। अन्ना अपने 9वें जन्मदिन पर बिना बुलाए सेरियोजा से मिलने जाती है, लेकिन करेनिन उसे खोज लेती है। अन्ना समाज में अपनी पूर्व स्थिति को कम से कम कुछ हद तक पुनः प्राप्त करने के लिए बेताब है। वह थिएटर में एक शो में भाग लेती है जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग के सभी उच्च समाज के लोग मौजूद होते हैं। व्रोंस्की उससे न जाने की विनती करता है, लेकिन वह उसे यह समझाने में असमर्थ है कि वह क्यों नहीं जा सकती। थिएटर में अन्ना को उसके पूर्व दोस्तों द्वारा खुलेआम अपमानित किया जाता है, जिनमें से एक जानबूझकर एक दृश्य बनाता है और थिएटर छोड़ देता है। अन्ना तबाह हो जाती है। सेंट पीटर्सबर्ग में खुद के लिए जगह पाने में असमर्थ अन्ना और व्रोंस्की की देहाती संपत्ति के लिए निकल पड़ते हैं।